Hello everyone, welcome back to the course of Analog Electronics. We stopped our discussion in the last lecture to BJT operation. Now we will continue with the topic biasing of transistor. Right. Now the first question by biasing is what the biasing is. Right. Basically by biasing we simply mean the application of external field to the device. Here it is obviously the transistor means. So बायसिंग का मतलब फील्ड्स अप्लाई करना, एक्सटर्नल वोल्टेजेस अप्लाई करना अपने डिवाइस के अक्रॉस, जैसा कि हमने डायोड के केस में भी देखा था. ओके, अब जैसे जैसे हमारा वैल्यूज चेंज होगा इन दोनों का, हमारा ट्रांजिस्टर, इस केस में हमारा ट्रांजिस्टर हमारा डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करेगा. राइट. सो देखते हैं कि किस किस रीजन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमारा जेई एंड जेसी किस कंडीशन में होने पे हमारा ये जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर वो कैसा बिहेव करता है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, मीन्स उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. राइट. सो हेयर इज द समरी कि जिस तरह से हम जिस कंडीशन में हमारे दो जंक्शंस जेई एंड जेसी बायस्ड रहेंगे और उस कंडीशन में हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर का क्या होगा और उसे हम कैसे यूज करेंगे. सो फर्स्ट केस में जब हमारा इमीटर जंक्शन मीन्स जेई रिवर्स बायस्ड एंड जेसी ऑल्सो रिवर्स बायस्ड, देन दिस ट्रांजिस्टर विल एक्ट इन कट ऑफ रीजन एंड विल बिहेव एज ऑफ स्विच. लेते हैं एक हमारे टिपिकल कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व को. यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रीजन है मीन्स व्हेन IB इज इक्वल टू 0 मीन्स द रीजन बिलो IB मीन्स द बेस करंट बिलो 0 वैल्यू, मीन्स जब हम IB की वैल्यू 0 सेट करेंगे और ऐसा सेट करने के बाद जो हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा मीन्स बिलो दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर विल कॉल्ड एज कट ऑफ रीजन. और इस रीजन में हमारा जेई जंक्शन एज वेल एज जेसी जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा. राइट. ओके, बढ़ते हैं सेकेंड केस. वन मोर थिंग, अब ये जो रीजन है ये क्या है, हमारे किसी यूज का है. यस, इन दिस रीजन वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, सॉरी ऑफ स्विच. राइट. बिकॉज इट विल नॉट pass any current, it will not allow any current. Right. So it will behave like an off switch. बढ़ते हैं सेकेंड केस में. जब हमारा JE फॉरवर्ड बायस मीन्स द इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर जंक्शन JC इज रिवर्स बायस, मीन्स जब ये कंडीशन होगा तब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में लाई करेगा, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा. And in that case the transistor will behave as an amplifier. See this, IB equal to 0, जब हमने IB की वैल्यू 0 सेट करी उससे ऊपर as well as IC max के कर्व से नीचे and right to the VCE sat will be the region of active region. means ये जो हमारा रीजन है, अभी इस मैक्सिमम पावर कर्व को भूल जाइए. राइट. VCE सैट एज वेल एज VCE मैक्स के बीच में बिलो IC मैक्स, ये जो रीजन है हमारा एक्टिव रीजन है. राइट. इस रीजन में हमारा JE जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड JC जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा. राइट. और इस रीजन में अगर हम अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं then our transistor will behave like an amplifier. हम इस पे भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे about PC max curve. right. so this is the our second case. और हम लोग सब जानते हैं एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, लो सिग्नल इनपुट में और हमें आउटपुट में लार्ज सिग्नल मिलता है. राइट. ओके, द थर्ड ऑपरेशन, जब हमारा JE फॉरवर्ड बायस्ड हो और JC भी हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो. राइट. देन इन दैट कंडीशन आवर ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन. सी दिस, अगर हम अपने VCE की वैल्यू VCE सैट से कम, राइट, सी दिस रीजन VCE सैट से कम रखते हैं तो ये रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है हमारा
सैचुरेशन रीजन कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, ये जो इतने सारे आप कर्व देख रहे हैं ये साइमल्टेनियसली अपीयर नहीं होंगी, राइट। मीन्स हमें एक इन सब में से कोई एक कर्व एक टाइम पे मिलेगा। मीन्स अगर हम IB इज इक्वल टू IB3 सेट करते हैं एंड देन हम अपने VCE को इंक्रीज करते हैं, देन हमें ये कर्व मिलेगा, राइट। ओनली दिस कर्व, नॉट दिस थ्री, दिस ऑल आर विल बी एब्सेंट, ओके। सिमिलरली अगर हम IB इज इक्वल टू IB0 सेट कर देते हैं और फिर जब अपने VCE वैल्यू को बढ़ाते हैं, देन वी विल गेट ओनली दिस कर्व, नॉट दिस आर, क्लियर। सो डिफरेंट IB वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, राइट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। सो when our JE and JC both are forward biased, the transistor will operate in saturation region, and in saturation region our transistor will behave like an on switch, right? Okay. Now the fourth one is when JE is reverse biased and JC is forward biased, our circuit or our transistor will operate in inverse active region, and in that case our transistor will behave like an attenuator. Means whatever it was doing the operation in active region, it will act just opposite to that. इसमें क्या था, हमारा एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा था, इसमें अटेन्यूएटर की तरह बिहेव करेगा। एम्पलीफायर मीन्स लो सिग्नल इनपुट में देने पे हमें आउटपुट में हाई सिग्नल मिल रहा था। अभी जब हम ट्रांजिस्टर को इस रीजन में ऑपरेट करेंगे तब हम लार्ज सिग्नल इनपुट में देंगे और हमें आउटपुट में स्मॉल सिग्नल मिलेगा। दिस इज द नेचर ऑफ अटेन्यूएटर। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज वी आर अप्लाइंग अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स और बायसिंग दिस डिवाइस, वी आर गेटिंग different operations of this transistor. सो बायसिंग करने का मतलब ये होता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके अपने चॉइस के रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना, बस। अब बात आती है हम बायस करते ही क्यों हैं, राइट। रीजन इज देयर आर टू मेनली रीजन। फर्स्ट, टू प्रोवाइड द क्यू पॉइंट, एंड द सेकेंड वन इज टू मेक द क्यू पॉइंट थर्मली स्टेबल। अब हमारा पहला ही क्वेश्चन है टू प्रोवाइड द क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट होता क्या है? द क्यू पॉइंट विल बी, ना सी, क्यू पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं और कोसेंट पॉइंट और स्टेबल पॉइंट भी कहा जाता है, राइट, और द क्वाइट पॉइंट। अब देखिए यहाँ ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, राइट। अब सिंस अगर हम ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जिसे कि हमने बायस कर रखा है, राइट, अगर हम इनपुट सर्किट में केवीएल लिखें इस ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हमें क्या मिलेगा, -VBB प्लस IB RB प्लस, now see here, this is our base terminal and this is our emitter terminal. ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के टाइम पे ही बता दिया गया था दैट दिस इज, हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करा। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी करंट कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशंस डिराइव कर रहे थे वो सारे के सारे हमने अज्यूम करे थे वैलिड थे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन में, राइट। ये बात हमें ध्यान में रखना है, ओके। और सिंस हम जानते हैं एक्टिव रीजन तभी होता है जब हमारा बेस इमीटर जंक्शन मीन्स JE, सी दिस एक्टिव रीजन, JE हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो, राइट। और जब JE हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये तो सिंपली वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दिस टू विल बी व्हाट, अगर सिलिकॉन का ये ट्रांजिस्टर है तो इट विल बी 0.7 वोल्ट एंड इट इज, इफ इट इज जर्मेनियम देन इट विल बी 0.3 वोल्ट। जनरल वे में हम इसे सिर्फ VB कह दे रहे हैं, राइट। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस विल बी VBE, ओके, is equal to 0. From here
our IB will be what? VBB minus VBE divided by RB, राइट। आउटपुट लूप में अगर KVL लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE is equal to 0, isn't it? And from here our IC will be VCC minus VCE by RC। इसे थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, माइनस VCE by RC प्लस VCC by RC। ओके, नाउ सी, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पे ये कहा था कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर ट्रांजिस्टर, मीन्स वी विल नॉट गेट ऑल दिस कर्व्स at a same time, means for a given circuit condition we will get only one out of these three curves, all these curves, okay। तो इस सर्किट के लिए हमने IB की वैल्यू निकाली, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ RC, RB, VCC, VBE, हमने IB वैल्यू सेट कर दिया। IB की वैल्यू इनमें से कहीं आएगी, राइट। Now, depending on the value of VCE, RC, VCC, हमारा IC वैल्यू सेट होगा, राइट। मीन्स इस बीच में कहीं, क्लियर। सो दिस कर्व्स आर द जनरल कर्व्स फॉर अ सर्किट एंड दिस एक्सप्रेशन इज द स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। अब इन दोनों कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द क्यू पॉइंट, राइट। सी, अभी इस कर्व पे मान के चलिए कि हमने IB की वैल्यू इस तरह से सेट करी सो दैट IB इक्वल टू IB3 हमें मिलता है, राइट। इस IB की वैल्यू इस तरह से सेट होती है, मान के चलिए कि इसकी वैल्यू 0.5 मिली एम्प्स आती है, मान लेते हैं, और इस IB3 की वैल्यू 0.5 मिली एम्प्स है, तब हमें एक कर्व मिला। बट इसमें से भी इतने सारे पॉइंट्स हैं ना हमारे पास, आइदर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस कर्व इटसेल्फ। आउट ऑफ दिस सो मेनी पॉइंट्स विच इज आवर ऑपरेटिंग पॉइंट। सो टू फाइंड दैट व्हाट वी विल डू, वी विल प्लॉट आवर दिस एक्सप्रेशन हेयर and intersection of our this equation and this equation means the common point. Intersection means what? The common point. The common point of this equation as well as this equation will be our operating point. Means तब हम कह सकते हैं yes, this point is the value of IC and VCE where our transistor is operating in this circuit condition. So this equation is called the load line equation, right? चलिए प्लॉट करते हैं। अब इसे प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। सिंस देखिए IC इज इक्वल टू VC माइनस VCE डिवाइडेड बाई RC प्लस VCC। ये VCC हमारा कांस्टेंट है, RC हमारा कांस्टेंट है, RC हमारा कांस्टेंट है, VC इज वेरिएबल। अब ये किसी लाइन इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mx वेयर m वैल्यू इज माइनस ऑफ 1 बाई RC, सॉरी m वैल्यू इज 1 बाई RC, सो दिस होल एक्सप्रेशन इज माइनस mx, राइट, बिकॉज हमारा x एक्सिस में VCE है। लीजिए यहां से करते हैं माइनस 1 बाई RC VCE प्लस VCC बाई RC। अब m की वैल्यू हमारा 1 बाई RC और ये वैल्यू टोटल क्या है, माइनस mx प्लस c। सो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो एक लाइन का इक्वेशन है, और लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो ऑन x एक्सिस आई थिंक इट इज बेटर टू मेंशन ऑन सी VCE एक्सिस नॉट x एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे x और y के प्लेन में इसे प्लॉट नहीं कर रहे, हम यहाँ इसे VCE एंड IC प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं। सो
on VCE equal to 0, sorry, VCE axis or IC is equal to 0 line, right? This line is what? IC is equal to 0 line और VCE axis, our IC will be 0, और अगर हमारा IC 0 है तो वहाँ से VCE की वैल्यू क्या मिलेगी? IC अगर 0 है हमारा तो VCE की वैल्यू मिलेगी VCC, right? And this will be the maximum voltage of VCE, right? VCE के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या अपीयर हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा VCC, right? Similarly, on IC axis, our VCE will be 0. See, इस एक्सिस पे हमारा VCE वैल्यू क्या होगा? 0. इस पूरे एक्सिस पे हमारा VCE वैल्यू 0 ही है ना, ये पॉइंट हमारा 0 है तो ऑब्वियसली, सो पुटिंग IC is equal to 0, sorry, VCE is equal to 0, our VCE equal to 0, our IC will be VCC by RC, and this is the maximum output current, maximum output current. Now see, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा VCC by RC है, राइट, ऑन IC एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज आवर VCC. अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को, मीन्स इफ वी आर ड्राइंग अ लाइन मैचिंग दीज टू पॉइंट्स, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, राइट? जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिस पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड द लोड लाइन, सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज Q पॉइंट, राइट? मीन्स इस सर्किट कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, राइट? यहाँ से अगर हम दोनों ही एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, देन दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ VCE एंड IC वेयर आवर ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग. यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कुछ आएगी VCE1 से VCE1, एंड यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे एक IC की वैल्यू से IC1. सो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमारा VC1, IC1 पे ऑपरेट कर रहा है. क्लियर? सो दैट्स द एनालिसिस ऑफ Q पॉइंट, राइट? अब हमने अपना Q पॉइंट तो सेट कर लिया, राइट? ये दोनों एक्सप्रेशन है, IB की वैल्यू यहाँ से सेट कर ली और उसके बाद फिर हमें Q पॉइंट सेट कर लिया. ओके, मीन्स हमें Q पॉइंट मिल चुका है. क्लियर? अब फॉर अ CE configuration, for CE configuration, we know that IC is equal to beta IB plus I naught times beta plus 1, means our IC will be beta IB plus I naught times beta plus 1. See, लास्ट लेक्चर में हमने ये करा था, राइट? सी हियर, ये था ना हमारा एक्सप्रेशन जहाँ से हमने I naught को 0 अज्यूम करा था. अब अगर हम 1/1 माइनस अल्फा को बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, देन इट विल बी बीटा प्लस 1. सो आवर IC विल बी बीटा IB बिकॉज अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इज आवर बीटा, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 I naught, राइट? सो ये हमारा I naught है. अब सिंस हम जानते हैं हमारा ये जो फैक्टर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट? और हमने डायोड के केस में ये पढ़ा भी था, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आवर डायोड करंट विल और द रिवर्स सैचुरेशन करंट विल गेट डबल्स, राइट? अब सिंस हमने ये भी बताया था ऑपरेशन के टाइम पे कि
कलेक्टर में इंजेक्टेड कैरियर्स एब्जॉर्ब होने के वजह से कलेक्टर में टेम्परेचर राइज करेगा, राइट। अब सिंस कलेक्टर में कब टेम्परेचर राइज करेगा, जिसके वजह से हमारा आई नॉट राइज करेगा, सो एज टी इंक्रीजेस आवर I naught will increase, right? I naught will increase. Now, if I naught increases, our IC will increase, right? है ना? Since इंजेक्टेड कैरियर्स कलेक्टर में एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा आई नॉट इंक्रीज करेगा। आई नॉट हमारा आईसी का कंपोनेंट है, दैट इज वाई ड्यू टू इंक्रीज ऑफ आई नॉट आवर आईसी विल इंक्रीज। अब अगर हमारा आईसी इंक्रीज करता है देन वंस अगेन टेम्परेचर विल राइज। अब फिर से हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है देन दिस विल बी द केस, आवर आई नॉट विल इंक्रीज, और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम जब हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर, एंड दिस इज कॉल्ड एज थर्मल रन अवे। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मल रन अवे, राइट। अब बात आती है कि कैसे बचाया जाए, बिकॉज दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। जैसे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे हमारा आईसी इंक्रीज करेगा ही, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही, हमारा आईसी इंक्रीज करेगा, आईसी इंक्रीज करने फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर आईसी इंक्रीज, और हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज बायसिंग। स्टार्टिंग में बायसिंग के स्टार्टिंग में हमने जो दो रीजंस बताए थे व्हाई वी बायस आवर सर्किट इज, फर्स्ट जो कि हमने यहाँ अचीव कर लिया क्यू पॉइंट प्रोवाइड करा के। सेकेंड वन इज द मेकिंग आईसी इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स कुछ इस तरह से करके कि हमारा कलेक्टर करंट अगर इम्प्रूव होता भी है, कलेक्टर करंट फ्लो करता भी है, तो भी उसकी वजह से हमारा क्यू पॉइंट वेरी ना करे। सिंस अभी देखिए क्यू पॉइंट हमने यहाँ सेट कर रखा, आईसी की वैल्यू IC1 है। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा आई नॉट बढ़ेगा, आई नॉट बढ़ने की वजह से हमारा आईसी बढ़ेगा। अब अगर आईसी बढ़ेगा तो आईसी हमारा शिफ्ट होकर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, सी आवर IC विल बिकम IC2, क्यू पॉइंट हमारा चेंज हो गया। अब सिंस क्यू पॉइंट ही हमारा अगर चेंज हो चुका है तो उसे हम स्टेबल पॉइंट तो कहेंगे ही नहीं, सो दिस इज थर्मली अनस्टेबल। नाउ टू मेक दिस क्यू पॉइंट थर्मली स्टेबल मीन्स ट्रांजिस्टर ऑपरेट होने की वजह से जो करंट हमारा फ्लो करेगा कलेक्टर में, उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज होगा, और उस टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हमारा कलेक्टर करंट में वेरिएशन आएगा दैट मे बिकम इनडिपेंडेंट, मीन्स क्यू पॉइंट हमारा स्टिल फिक्स रहे, इसलिए हम इसे बायस करते हैं, मीन्स द टेम्परेचर कंपनसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर कंपनसेशन और द थर्मली स्टेबलाइज करना, राइट। मीन्स क्यू पॉइंट को प्रोवाइड करना हमारा स्टेबल किसी भी सर्किट को, और हमारे ट्रांजिस्टर को बायस करने का मतलब था कि पहला तो क्यू पॉइंट प्रोवाइड करना और क्यू पॉइंट को थर्मली स्टेबल बनाना, राइट। हमारा जो बायसिंग मेथड्स होगा, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे 4 मेथड्स, वो सारे मेथड्स में हम एनालिसिस करेंगे कि क्यू पॉइंट के साथ साथ थर्मली स्टेबल कौन सा ज़्यादा है। रिलेटिवली बहुत सारे कन्फिग्रेशन है और उन सब कन्फिग्रेशन में कुछ कुछ कन्फिग्रेशन धीरे धीरे इम्प्रूव करके ट्रांजिस्टर को मोर थर्मली स्टेबल बना रहे हैं, राइट। अब बात आती है कि इसकी मेजर क्या होगी, हाउ वी विल मेजर, हाउ वी विल से दैट दिस कन्फिग्रेशन इज मोर थर्मली स्टेबल देन दैट वन। सो देयर आर सम पैरामीटर्स which are known as the stability parameters, right? Means depending on the values of that parameter we can say that our transistor circuit is stable. अब कोई भी ट्रांजिस्टर को डिफाइन करने के लिए कि हमारा ट्रांजिस्टर कितना स्टेबल है, एक
पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिससे हमने स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, राइट। वी ऑल नो दैट आवर IC is a function of what? First, the reverse saturation current. Second, the current gain beta, and the basimeter voltage. Now see, अभी तक हम कह रहे थे हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो स्टेबल क्यों नहीं था, हमारा क्यू पॉइंट वेरी कर जा रहा था। क्यू पॉइंट वेरी क्यों कर रहा था? क्योंकि हमें IC की वैल्यू जो हमने सेट कर रखी थी सर्किट कंडीशन से, वो हमारा चेंज हो जा रहा था, IC2 हो जा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा IC वैल्यू चेंज हो रहा था। अब सिंस IC वैल्यू चेंज क्यों हो सकती है? ड्यू टू चेंज ऑफ I0, ड्यू टू चेंज इन बीटा, बिकॉज IC इज इक्वल टू बीटा IB, राइट, प्लस बीटा प्लस 1 I0। सो लिख ही देते हैं यहाँ पे IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 I0, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा IC जो है वो I0 पे डिपेंड कर रहा है, राइट, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। नाउ यू विल सी VB तो कहीं एक्सप्रेशन में दिख नहीं रहा है, देन हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन VB, सिंस हमारा IC वैल्यू IB पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। सो IB इज डिपेंडिंग ऑन VB, दैट इज वाई आवर IC इज डिपेंडिंग ऑन VBE ऑल्सो, राइट। सो इन सब के रेस्पेक्ट में एक अलग अलग पैरामीटर डिफाइन किया गया, एक अलग अलग फैक्टर डिफाइन किया गया है, और उन सारे फैक्टर्स को हम स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। मीन्स करंट स्टेबिलिटी फैक्टर, गेन स्टेबिलिटी फैक्टर एंड voltage stability factor. Now what we will have if we find the change in IC, our change in IC will be del IC by del I0 into delta I0 plus del IC by del beta, differentiation of partial differentiation of IC with respect to beta into delta beta plus partial differentiation of IC with respect to VBE into delta VB, right? Now see, this term is what? Change in collector current due to change in reverse saturation current I0 when other two parameters, what is that? Beta and VB kept constant. Means this is delta IC by delta I0 when beta and VB constant, right, into delta I0, right, plus what is this? This is delta IC by delta beta when other two, means I0 and VB kept constant into delta beta, plus similarly this is what? Delta IC by delta VBE when other two, means I0 and beta is constant multiplied by delta VBE। अब अगर हम इन सब को एक नेम देते हैं S इंटू डेल्टा I0 प्लस S डैश इंटू डेल्टा बीटा प्लस, सॉरी दिस इज S डैश इंटू डेल्टा बीटा प्लस S डबल डैश इंटू डेल्टा VBE। इन सब में ये जो तीन पैरामीटर S डैश एंड S डबल डैश, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं यही हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं, राइट। मीन्स आवर S डैश एंड S डबल डैश आर कॉल्ड एज स्टेबिलिटी फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स हमें बताएंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर कितना स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन सैचुरेशन करंट, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन बीटा, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन VBE। अब जैसा कि मैंने कहा था आवर S इज व्हाट?
डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई नॉट व्हेन बीटा एंड वी बी कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज करंट स्टेबिलिटी फैक्टर, राइट। S dash, this is delta IC by delta beta when I naught and VBE are constant. This is called beta or current gain stability factor, right, or simply the gain stability factor, gain stability factor or simply SG, इसे SI. Similarly our S double dash is delta IC by delta VBE when I naught and beta is constant, right, and this is equal to the voltage stability factor denoted by SV. Out of these three, the stability factors, the most important is our करंट स्टेबिलिटी फैक्टर, राइट। सो हम अपने सारे जितने भी कोर्सेज थ्रू आउट द कोर्सेज मेजॉरिटी ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एनकाउंटर करेंगे, वो हमारा करंट स्टेबिलिटी फैक्टर होगा, राइट। इवन हम आगे चल के जो बायसिंग मेथड्स पढ़ेंगे उसमें भी हम एस वैल्यू ही फाइंड करेंगे, बिकॉज ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज VBE के चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, बीटा के चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। हम ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम एनकाउंटर करेंगे जिसमें हमें बीटा वेरी करता हुआ मिलेगा, VBE वेरी करता हुआ मिलेगा, राइट। सो हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ S पे होगा, ना कि S डैश और S डबल डैश पे। अब बात करते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी फैक्टर था S, इसे हम अपने सर्किट में फाइंड आउट कैसे करेंगे, राइट। सो फर्स्ट S इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई नॉट, जब हमारा VBE एंड बीटा कांस्टेंट हो, या DIC बाय DI नॉट जब VBE और बीटा कांस्टेंट हो, राइट। चलिए, वी नो दैट IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 I नॉट, राइट। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं IC के रेस्पेक्ट में, सो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू DIB by DIC, differentiating this with respect to IC, plus beta plus 1 DI naught by DIC। IC के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर रहा है सारों को, राइट। सो 1 इज इक्वल टू बीटा टाइम्स DIB by DIC plus beta plus 1. Now see, our S is what, DIC by DI naught, isn't it? यहाँ से S is equal to DIC by DI naught। अब यहाँ पे DI naught by DIC है, इसे हम 1/S लिख सकते हैं, sure। From here our S will become
1 plus beta divided by 1 minus beta times of dIB by diC. Using this expression, we will find the S value of a given circuit. So what is the procedure for finding the current stability factor S? This is step number 1. हमें इनपुट लूप इक्वेशन लेना है, किसी भी गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट का इनपुट इक्वेशन लेना है. स्टेप 2, डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू IC. कैलकुलेट dIB by diC value and put this dIB by diC value in the equation of S, right? S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta times dIB by diC, right? This is the procedure to find the S value of a given circuit. Now, depending on the value of this S, we can conclude that how stable our circuit is, right? Means अगर S value ज़्यादा है हमारे सर्किट की, then we can say that the circuit is our less stable. Why? Because S का मतलब ही था dIC divided by di0, right? जिसका मतलब है change of IC due to change in I0. मीन्स जब S वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके कहने का सेंस ये है कि हमारा IC वैल्यू रैपिडली चेंज करेगा. अब अगर हमारा IC वैल्यू रैपिडली चेंज करता है तो देखिए हमने Q पॉइंट सेट करा था और हमारा टारगेट यह था कि ये कोसेंट रहे, मतलब क्वाइट रहे, चेंज ना हो, राइट? अब अगर यह चेंज होकर सोचिए ये पॉइंट शिफ्ट कर जाता है यहाँ कहीं, तो इस रीजन में अगर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो हमारा ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा, राइट? विच इज़ नॉट द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन. फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मीन्स व्हाट? शेप में डिस्टॉर्शन नहीं आना है. उसी तरह अगर यह Q पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ कहीं आ जाता है और इस कंडीशन पे अगर हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे, देन दिस पार्ट विल नॉट अपीयर. क्यों? क्योंकि इस रीजन में तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा. मीन्स हमें सिर्फ ये पार्ट मिलेगा. ये तो हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल हो गया. हमने इनपुट में फुल साइकिल दिया था, आउटपुट में हमारे पास हाफ साइकिल मिल रहा है, राइट? सो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि Q पॉइंट को फिक्स करना यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन, सो दैट वी कैन गेट द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, राइट? अब सिंस ये हमने तभी कर पाएंगे जब ये हमारा सिस्टम, जब ये हमारा सर्किट थर्मली स्टेबल हो. अब अगर S वैल्यू ज़्यादा आती है, मीन्स हमारी IC वैल्यू रैपिडली चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज करेंगे विथ चेंज इन I0. अब अगर यह IC वैल्यू चेंज होकर यहाँ चला जाता है तो हमें डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा, और यहाँ आता है तो भी डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा. सो वी कैन से दैट आवर सर्किट इज लेस स्टेबल, राइट? सिमिलरली अगर S वैल्यू लो आती है, देन वी कैन से कि हमारा सर्किट ज़्यादा स्टेबल है. वाई? बिकॉज चेंज इन I0 इज नॉट अफेक्टिंग द IC वैल्यू. मीन्स हमारा IC चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन I0, राइट? और ये कब होगा? जब हमारा S वैल्यू लो रहेगा, और उस कंडीशन में हम अपने सर्किट को क्या बोलेंगे? स्टेबल, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायसिंग देखेंगे, लाइक फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, द कलेक्टर बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन, और द फीडबैक रेसिस्टर बायस कॉन्फ़िगरेशन, और द वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन, और कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन.
और कंपेयर करेंगे कि कौन सा बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम को, हमारे ट्रांजिस्टर को मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।